शुभ एआई क्रिएटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बड़े ही दिलचस्प चैप्टर में गोता लगाने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के गांवों को, मतलब कि ग्रामीण भारत को, कैसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में तो सिर्फ मसालों का व्यापार करने आई थी, लेकिन उनकी नजरें, उनकी जो एम्बिशंस थीं, वो बहुत तेजी से व्यापार से कहीं आगे बढ़ गई। उन्हें ये एहसास हो गया था कि असली खजाना तो यहाँ की जमीन और उससे मिलने वाले लगान यानी रेवेन्यू को कंट्रोल करने में है। और बस इसी सोच ने भारत के देहात में एक जबरदस्त उथल-पुथल की कहानी शुरू कर दी। तो सवाल ये उठता है कि रेवेन्यू की इस भूख ने ग्रामीण भारत का नक्शा कैसे बदल दिया और एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी जो 100 साल तक चली। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम औपनिवेशिक भारत के 3 अलग-अलग कोनों से 3 बिल्कुल अलग कहानियों को समझेंगे। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है बंगाल, वो जगह जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना राज जमाया और कंट्रोल करने के एक बिल्कुल नए सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट किया। साल था 1797। जरा सीन को इमेजिन कीजिए। एक बहुत बड़ी पब्लिक नीलामी हो रही है। बर्दवान के राजा की पूरी जायदाद बिक रही है। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर राजा यानी जमींदार कंपनी को अपना टैक्स नहीं चुका पाया था। लेकिन कलेक्टर ने जब गौर किया तो उसे कुछ अजीब लगा, कुछ तो गड़बड़ थी। ये सब हो रहा था एक नई पॉलिसी की वजह से जिसका नाम था इस्तमरारी बंदोबस्त। इसे 1793 में लाया गया था। इसका मकसद था कंपनी के लिए एक फिक्स्ड, एक पक्की इनकम का जुगाड़ करना। लेकिन इसमें एक बहुत ही सख्त शर्त थी, सूर्यास्त कानून। मतलब जो तारीख दी गई है उस दिन सूरज ढलने से पहले पैसा जमा कराओ, वरना आपकी जमीनें नीलाम हो जाएंगी। तो सवाल ये है कि इतने बड़े-बड़े जमींदार जिनके कंट्रोल में सैकड़ों गांव हुआ करते थे, वो आखिर टैक्स चुकाने में फेल क्यों हो रहे थे? वजह बहुत सीधी-सादी थी, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। पहली बात तो ये कि अंग्रेजों ने शुरू में ही रेवेन्यू की मांग बहुत ज्यादा रखी थी। ऊपर से फसलों के दाम गिरे हुए थे और वो सूर्यास्त कानून तो किसी को बख्शता ही नहीं था। लेकिन बर्दवान के राजा के पास इसका भी एक तोड़ था, एक जबरदस्त जुगाड़। वो क्या करते थे? जानबूझकर पेमेंट नहीं करते। फिर जब नीलामी होती तो अपने ही आदमियों से सबसे ऊंची बोली लगवा देते। बाद में वो आदमी पैसे देने से मना कर देता। इससे बार बार नीलामी होती और बाकी बोली लगाने वाले थक हार कर चले जाते और आखिर में राजा अपनी ही जमीन कौड़ियों के दाम वापस खरीद लेता। कमाल की बात तो यह है कि इस नीलामी में 95% से ज्यादा बोलियां फर्जी थीं। चलिए अब बंगाल के मैदानों से निकलते हैं और चलते हैं राजमहल की उबड़-खाबड़ पहाड़ियों की तरफ। यहां एक बिल्कुल अलग तरह का टकराव पक रहा था। इस टकराव को हम 2 औजारों के जरिए समझ सकते हैं। एक तरफ थी कुदाल और दूसरी तरफ था हल। कुदाल, जिसे वहां के मूल निवासी यानी पहाड़िया लोग अपने जंगल पर आधारित जीवन के लिए इस्तेमाल करते थे। वो झूम खेती करते थे। और हल, जिसे संथाल लोग इस्तेमाल करते थे, जिन्हें अंग्रेजों ने ही बसाया था ताकि वो जंगलों को साफ करके खेत बना सके। अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी भी यहां वक्त के साथ बदली। 1770s के दशक में उन्होंने पहाड़िया लोगों को जड़ से खत्म करने की क्रूर नीति अपनाई। जब वो काम नहीं आई तो 1780s के दशक में उन्होंने पहाड़िया मुखियाओं को पैसे देकर, मतलब भत्ता देकर, शांत करने की कोशिश की। और जब ये दोनों तरकीबें फेल हो गईं, तब जाकर वो संथालों को लेकर आए ताकि इस पूरे इलाके का नक्शा ही बदल दिया जाए। और फिर 1832 में बनाया गया दामिन एक कोह है। ये एक बहुत बड़ा इलाका था जिसे खास तौर पर संथालों की जमीन घोषित कर दिया गया। इस पॉलिसी ने पहाड़िया लोगों को और भी अंदर बंजर पहाड़ियों में धकेल दिया और उनकी जिंदगी जीने का तरीका ही छीन लिया। जहां संथालों को ये एक नई शुरुआत लग रही थी, वहीं पहाड़िया लोगों के लिए ये एक आखिरी चोट थी। और इसी तरह का गहरा विश्लेषण करना हमें यहां शुभ एआई क्रिएटर पर बहुत पसंद। लेकिन संथालों को भी बहुत जल्दी एहसास हो गया कि वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस गए हैं। अब उन्हें भारी भरकम टैक्स, लालची साहूकारों और जमीन हड़पने वाले जमींदारों का सामना करना पड़ रहा था। मतलब जिस जमीन का उनसे वादा किया गया था, वो सपना जल्द ही शोषण के एक बुरे सपने में बदल गया और यहीं से एक बहुत बड़े विद्रोह की जमीन तैयार हुई। तो चलिए अब अपनी आखिरी कहानी के लिए हम चलते हैं पश्चिम की ओर, दक्कन के इलाके में। यहां का संघर्ष जमींदारों या नए बसे लोगों का नहीं था। यहां लड़ाई किसी और ही चीज को लेकर थी और वो था कर्ज। साल है 1875 और दक्कन का देहात बस फटने ही वाला है। यहाँ के किसानों ने, जिन्हें रैयत कहा जाता था, एक साथ मिलकर हमला बोला।
पर यह हमला अंग्रेजों पर नहीं बल्कि उनके अपने इलाके के साहूकारों पर था। और उनका निशाना क्या था? वो बही खाते, वो हिसाब की किताबें जो उन्हें कर्ज के जाल में जकड़े हुए थी। देखिए, दक्कन में अंग्रेजों ने एक अलग सिस्टम इस्तेमाल किया था जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। इसमें लगान सीधे किसानों यानी रैयत से वसूला जाता था। बंगाल से अलग यहाँ टैक्स की रकम फिक्स नहीं थी। इसे हर 30 साल में बदला जाता था और ज्यादातर इसे बढ़ाया ही जाता था। नतीजा, इतना ज्यादा टैक्स चुकाने के लिए किसानों को साहूकारों की शरण में जाना ही पड़ता था। और फिर कहानी में एक और मोड़ आया। अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ने की वजह से दुनिया में कपास की मांग बढ़ गई। दक्कन के किसानों के लिए ये एक बूम जैसा था। उन्हें साहूकारों से आसानी से कर्ज मिलने लगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका में युद्ध खत्म हुआ, कपास के दाम धड़ाम से नीचे आ गिरे। अब साहूकार अपना पैसा वापस मांग रहे थे और किसानों के हाथ खाली थे। एक तरफ सरकार का कठोर टैक्स, दूसरी तरफ बेरहम साहूकार और बीच में फंसे थे किसान। जब कीमतें गिरीं और कर्ज का बोझ असहनीय हो गया तो किसानों को सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, अपने कर्ज के सबूत यानी उन बही खातों को ही जला कर राख कर को। तो बंगाल, राजमहल की पहाड़ियां और दक्कन, ये 3 अलग अलग कहानियां हमें भारतीय देहात में अंग्रेजी राज के बारे में क्या बताती हैं? तो इससे कुछ जरूरी बातें निकलकर आती हैं। पहली, अंग्रेजों की हर पॉलिसी के पीछे सबसे बड़ी वजह थी रेवेन्यू यानी पैसा वसूलना। दूसरी, इस पॉलिसी का असर हर जगह एक जैसा नहीं था। इसने अलग अलग इलाकों में किसी को फायदा पहुंचाया तो किसी को नुकसान। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ग्रामीण भारत के लोग चुपचाप सब कुछ सहने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने अपने तरीकों से, चाहे वो चालाकी हो, संघर्ष हो या खुला विद्रोह हो, लगातार विरोध किया। और ये पूरा इतिहास आज हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जमींदारों, नए बसाए गए लोगों और कर्ज से जुड़ी इन औपनिवेशिक नीतियों की गूंज क्या आज भी हमें भारत के गांवों में सुनाई देती है? शुभ एआई क्रिएटर देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस सफर ने आपको इतिहास के इस जरूरी दौर को समझने का एक नया नजरिया दिया होगा। अगर इस जानकारी से आपको मदद मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी और भी जानकारी आप तक लाने में मदद करता है। मिलते हैं अगली बार।